नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी महाकुंभ की, जहां एक तरफ महाकुंभ में अमृत स्नान शुरू हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ को लेकर सियासत भी तेज है। तो क्या कुछ चल रहा है महाकुंभ पर, बताएंगे आपको विस्तार से। महाकुंभ में अमृत स्नान शुरू। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। आज पहला अमृत स्नान यानी शाही स्नान किया जाएगा। ऐसे में आज नागा साधुओं के अखाड़े अमृत स्नान करेंगे। सबसे पहले नागा साधुओं के 13 अखाड़े अमृत स्नान करते हैं। इस बार महाकुंभ न सिर्फ भारतीय श्रद्धालुओं के लिए बल्कि विदेशी पर्यटकों और भक्तों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक महाकुंभ के दौरान 6 शाही स्नान और 3 अमृत स्नान किए जाएंगे, जिसमें पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के दिन हो रहा है। वहीं दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर और तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के संत महंत और महामंडलेश्वर ने अमृत स्नान किया। यहाँ नागा साधु हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू और पूरे शरीर पर भस्म भभूत घोड़े, ऊंट और रथ की सवारी करते दिखे। हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए 2000 नागा साधु संगम पहुंचे और डुबकी लगाई। सनातन धर्म के 13 अखाड़े के लिए अमृत स्नान का भी स्नान जारी किया गया। वो व्यवस्था मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए जारी की गई। महाकुंभ नगर भारत ही नहीं विश्व की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ देश भर के साथ ही अमेरिका, रूस, जर्मनी, इटली, स्पेन समेत तमाम देशों के लोग सनातन संस्कृति से अभिभूत होते दिखे और सभी ने संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ के पहले दिन यानी सोमवार को शाम 6 बजे तक 1.65 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। मेला प्रशासन की माने तो पहले स्नान पर्व के दौरान सभी घाटों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। उद्यान विभाग ने पुष्प वर्षा के लिए खास तौर पर गुलाब की पंखुड़ियों की व्यवस्था की थी और महाकुंभ के सभी स्नान पर्वों पर लगभग 20 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियां बरसाने की तैयारी है। अमृत स्नान के दिन सबसे पहले स्नान करने का अधिकार नागा साधु फिर अन्य प्रमुख साधु संतों का होता है। इसके बाद गृहस्थ व्यक्ति स्नान करते हैं। इस दिन साधु संत और नागा बाबा के स्नान करने के बाद ही स्नान करना चाहिए। महाकुंभ से बड़ा रोजगार। महाकुंभ 2025 में भारत समेत पूरी दुनिया के लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस महाकुंभ में अनेकता से एकता के साथ साथ कारोबार और परोपकार का अनूठा संगम भी देखने को मिल रहा है। महाकुंभ के पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर एक तरफ जहां अखाड़ों और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा लोगों को निःशुल्क चाय वितरण, नाश्ता और भोजन कराया जा रहा है, तो वहीं व्यापार भी फल फूल रहा है। मेला प्रशासन द्वारा अलॉट स्टॉल्स के साथ साथ बड़ी संख्या में ठेले रेहड़ी वालों के लिए भी एक नए आय का साधन बन गया है। ये ठेले रेहड़ी वाले प्रयागराज के साथ साथ प्रदेश भर से यहाँ पहुंच रहे हैं। इनमें कोई चाय बेच रहा है तो कोई खाने का अन्य सामान। इसके साथ ही पूजा के सामानों और श्रृंगार के सामानों की भी खूब बिक्री हो रही है। व्यापार को मिल रही मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रयागराज विजिट के दौरान कहा था कि ये महाकुंभ प्रयागराज के साथ ही पूरे प्रदेश की इकोनॉमी को मजबूती देने वाला होगा। इसके माध्यम से इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि संभावित है। महाकुंभ के पहले ही दिन भारी संख्या में श्रद्धालु संस्थाओं के भंडारों के साथ साथ इन दुकानदारों पर भी खरीदारी करते रहे। खान पान से लेकर पूजा सामग्री की सबसे ज्यादा खरीदी हुई। खाने पीने का सामान बेचने वाले हरदोई के राम कुमार ने बताया कि 2 हफ्ते पहले ही महाकुंभ में आए हैं। यहाँ श्रद्धालुओं का पेट भरने के साथ ही पुण्य कमाने का भी अवसर है। किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा है, कोई हमें यहाँ परेशान नहीं कर रहा है। इसी तरह भदोई में भी आए सुनील यहाँ लोगों को चाय पिला रहे हैं। सुनील ने बताया कि 45 दिन तक महाकुंभ में आए के दिन आए हैं।
पहले दिन श्रद्धालुओं को सर्दी में चाय वितरित कर रहे हैं। किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा है। एक तरफ व्यापार है तो दूसरी तरफ परोपकार भी है। पहले ही दिन बड़ी संख्या में मेला क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा भंडारों और चाय वितरण किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को बुलाकर भोजन कराया गया। कोई संस्था खिचड़ी खिला रही है तो कोई पूरी सब्जी। वहीं चाय पिलाने वालों की भी कोई कमी नहीं है। सतुआ बाबा समेत कई साधु संतों ने अपने शिविरों में श्रद्धालुओं के रुकने की भी व्यवस्था की है और यहाँ भी भंडारे का आयोजन किया गया। प्रयागराज और वाराणसी को मिलाकर बनेगी नई धार्मिक नगरी। उत्तर प्रदेश के विकास को गति देने के लिए वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाया जाएगा। इसमें दोनों शहरों को मिलाकर 7 जिले शामिल होंगे। इसका दायरा 22,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन करने की तैयारी की है। इसका विकास धार्मिक विकास क्षेत्र के तौर पर किया जाएगा। विकास क्षेत्र जहां अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा, वही औद्योगिक क्षेत्र और नॉलेज पार्क की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के लिए बड़े अवसर होंगे। नीति आयोग ने 2047 तक भारत को 30 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने को लक्ष्य हासिल करने के संदर्भ में जो खाका तैयार किया है, उसमें आयोग ने प्रदेश के कई क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का गठन का सुझाव किया है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने पहले चरण में वाराणसी और प्रयागराज के धार्मिक ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन करने का फैसला किया है। आयोग के सुझाव के आधार पर आवास विकास के इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुतिकरण के बाद वाराणसी प्रयागराज क्षेत्रीय प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया का काम शुरू हो चुका है। योगी सरकार की माने तो प्रस्तुतिकरण देखने के बाद सीएम ने आवास विकास को सुझाव दिया है। इसे विकसित करने के लिए ऐसी योजना बनाया जाए जिसका फायदा यहाँ के निवासी या युवा ज्यादा से ज्यादा उठा सके। इसके अंतर्गत शहरों को ग्रोथ हब के रूप में योजना के तरीके से विकसित करने का प्रस्ताव है। योजना में शामिल होने वाले जिले प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोई मिलकर जनसंख्या 3.37 करोड़ से ज्यादा है, जबकि आर्थिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था 22.8 अरब है। नई धार्मिक नगरी का फायदा काशी और प्रयागराज से 7 जिलों को मिलेगी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर और सारनाथ, गाजीपुर गंगा उत्तर वाहिनी है। प्रयागराज में संगम होने के साथ पूरा धार्मिक क्षेत्र है। धार्मिक क्षेत्र बनाने का मुख्य मकसद है कि वाराणसी प्रयागराज क्षेत्र बनने से धार्मिक उद्योग, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले। सीएम के बयान पर सियासत। एक तरफ जहां महाकुंभ की बड़ाई हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ को लेकर सियासत भी तेज है। दरअसल वक्फ संपत्तियों को लेकर सीएम योगी के बयान के बाद यूपी के सहारनपुर में वक्फ की संपत्तियों के सत्यापन का काम शुरू तेजी से हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान में कहा था कि वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाने वालों से 1-1 इंच जमीन वापस ली जाएगी। सीएम योगी के इस बयान के बाद सहारनपुर जिला प्रशासन हरकत में आया। जिले ने कुल 9,335 वक्फ संपत्तियां मौजूद है। प्रशासन अब इन सभी संपत्तियों की जांच और सत्यापन में जुट गया है। 20 जनवरी तक एक रिपोर्ट बनाकर सीएम ऑफिस भेजी जाएगी। सीएम का पलटवार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री भी खूब चर्चा हो। इस दौरान दावा किया गया कि महाकुंभ का आयोजन वक्फ की जमीन पर हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दावे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें कोई भू माफिया ही कर सकता है। वक्फ बोर्ड को भू माफिया बोर्ड मत बनाइए, उसे वक्फ बोर्ड ही रहने दीजिए। योगी ने कहा कि ऐसी टिप्पणी करके लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने दावा किया था कि प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ वक्फ की जमीन पर हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि कुंभ की परंपरा जितनी प्राचीन है, हजारों सालों की विरासत के साथ जुड़ी है। हम किसी मत और मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम इतिहास देखें तो 1400 वर्षों का इस्लाम का इतिहास है।
1400 सालों के अपने इतिहास को कोई हजारों वर्षों के इस विरासत पर थोपने का प्रयास करेगा तो वो कतई किसी को स्वीकार नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो लोग ऐसा दावा कर रहे हैं वो मानसिकता किसी पवित्र उद्देश्य से नहीं हो सकती। जिस तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वक्फ को लेकर सियासत लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या महाकुंभ की जमीन वक्फ की जमीन है या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।